नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आप सबका बात। मित्रों, आप सबके बात की शुरुआत तो मुझे इस बात से करना था कि करीब करीब उत्तर प्रदेश के आधे से भी ज्यादा चरणों का चुनाव संपन्न हो गया। पंजाब समेत कुछ राज्यों के चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन फर्क देखिए कि कहीं से कोई अप्रिय घटना का सूचना नहीं मिला। मतलब फर्क साफ दिखता है। पहले हम लोग चुनाव के दिन 7-8 बजे टीवी खोलते थे या रेडियो में समाचार सुनते थे तो समाचार आता था कि उत्तर प्रदेश के पहले चरण की चुनाव भारी हिंसा और मारपीट के साथ संपन्न। पुलिस बल तय सूचना के अनुसार स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। ये शब्द सुने बहुत दिन हो गया। ये शब्द मैं पहले ही समझता नहीं था कि इसका मतलब क्या हुआ, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। अब ये सब समाचार चैनल पर आता ही नहीं है। आपने देखा है आज अवध क्षेत्र में चुनाव था, लखनऊ ये सब जगहों पर आज चुनाव था, लेकिन कहीं से कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं आया। ईश्वर ना करे कि अप्रिय घटना का समाचार आवे, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान आपका अधिकार है, इसमें झगड़े का क्या दरकार है। लेकिन फिर भी पहले झगड़े होते थे, बूथ लूट ली आती थी, मतपेटी लूट करके भाग जाने की सब सूचनाएं आती थी, लेकिन ये तब की बात थी। अब की बात यह है कि मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो रहा है। ये मोदी है तो मुमकिन है, ये योगी है तभी संभव है। खैर, आज बात योगी और मोदी के वजह से क्या क्या मुमकिन है, इस पर चर्चा करने से पहले जरूरी विषय पर चर्चा करें। आप सबको पता होगा कि नवाब मलिक, महाराष्ट्र के बड़बोले मंत्री, का आज गिरफ्तारी हो गया। उनकी गिरफ्तारी कोई राजनीतिक कारण से नहीं हुआ, कोई आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए गिरफ्तार नहीं हुए, कोई सड़क जाम करना, जनता की मांग करना या जनता के मांग में आंदोलन करने से गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो तो शर्म से पानी पानी हो जाने वाला घटना पर हुआ है। मतलब मैं नहीं समझता कि किसी भी भारतवासी के लिए उससे बड़ा शर्म का कोई बात होगा जो इल्जाम उन पर लगा हुआ है। और ये इल्जाम बेपुख्ता नहीं है। इल्जाम है कि दुनिया का सबसे दुर्दांत आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के जमीन को खरीदा है। अब आप कहेंगे कि इसमें बुराई क्या है, कोई किसी की जमीन को खरीद सकता है? नहीं। असल में ये दाऊद इब्राहिम से रिश्वत लेने का सीधा सीधा मामला बनता है। मामला यह है, जैसे कि आप लोग मुंबई सिनेमा में देखते होंगे, मुंबई में कई तरह के अपराध का कई प्रकार होता है। आपने सुना होगा कि फलाना वाला फिल्म प्रोड्यूसर ने फलाना वाले हीरो को एक कार गिफ्ट किया 2 करोड़ की, 4 करोड़ की एक गाड़ी गिफ्ट की, 400 करोड़ का एक बंगला गिफ्ट किया। असल में क्या होता है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता। हालांकि पहले, अब तो पर्स पर टैक्स लगने लगा है, लेकिन अभी भी गिफ्ट पर टैक्स कम है। तो ये सिनेमा वाले क्या करते हैं कि मेहनताना के रूप में गिफ्ट ले लेते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, डायमंड नेकलेस वगैरह वगैरह। आखिर वो लोग भी इस पैसे सामान खरीदते, तो वो गिफ्ट के रूप में ले लेते हैं ताकि उनका टैक्स बच जाए। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के आला नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी का एक पेंटिंग को एक बैंक ने 2 करोड़ में खरीद लिया था। आपने देखा होगा कि डी राजा का 3G 2G घोटाले में 200 करोड़ रुपया का एक गिफ्ट उनके अपने कनी मुझी के चैनल को दे दिया गया था। ये सब घूस लेने का नए नए तरीके हैं। हम लोग दिल्ली में रहते हैं, समाज का काम करते हैं, तो दिवाली के मौके पर कई अधिकारियों को मिठाई का डिब्बा देते हुए हमने देखा है। पता करने पर पता चला कि वो जिनको मिठाई दिया जा रहा है वो शुगर के मरीज है, वो मिठाई छूते नहीं, खाना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन उनके यहाँ मिठाई जाती है
असल वो डिब्बा मिठाई का होता है, उसमें मिठाई खाने वाला नहीं होता है, बैंक में जमा करने वाला होता है, बोरे में रखने वाला होता है, लाकर में रखने वाला होता है। डिब्बा सिर्फ मिठाई का होता है। तो ये तरीका है रिश्वत लेने का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं जान लीजिए। जो मामला नवाब मलिक पर है वो ये है कि मुंबई की दिल, हार्ट ऑफ द सिटी में 1-1.5-2 एकड़ जमीन सिर्फ 20 लाख या 50 लाख में वो खरीदे हैं। आपको ऐसे ही समझ में नहीं आएगा। आप एक बात जान लीजिए कि भारत में अगर कोई जमीन सबसे महंगी कहीं पे है तो वो है मुंबई महानगर में। कहा जाता है कि मुंबई में आवासीय परिसर हो या औद्योगिक भूखंड, देश में सबसे ज्यादा महंगा वो जगह है। दिल्ली में आदमी महंगा है, वहां पर आदमी सस्ते हैं, वो 2 कौड़ी के हैं। कुछ लोग, पूरा मुंबई करके बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहां के कुछ लोग 2 कौड़ी के हैं जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में अपना धौंस रखते हैं, अपना नाम रखते हैं, लेकिन जमीनें उनकी बहुत महंगी होती है। एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं कि अगर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी इलाके में भी अगर आप 1.5-2 एकड़ जमीन लेंगे तो वो 20 करोड़ में मिलेगा, 20 लाख में नहीं मिलेगा। मैं जिस घर में से बैठ करके आपसे बात करता हूं ये घर भी करोड़ की है, जबकि मैं दिल्ली की सबसे सस्ता मोहल्ले में रहता हूं। आदमी सस्ता हूं मैं, दिल्ली के महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बसंत कुंज जैसे महंगे इलाके में नहीं रहता, फिर भी मेरा घर करोड़ का है और मात्र 100 गज जमीन है। वो कई एकड़ में है। वो दाऊद इब्राहिम की बेशकीमती जमीन जिसको नवाब मलिक ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। मतलब नवाब मलिक किसी काम के सेटिंग का फीस लिए हैं। अब चूंकि फीस लेते तो ओपन में क्या करते, तो उन्होंने बोला भाई आप जब वो जो 200-500 करोड़ रुपए की जमीन है आप उसको मुझे 20 लाख रुपए में रजिस्ट्री कर दीजिए, मैं उसको 20 लाख रुपए में खरीद लेता हूं। और उन्होंने 20 लाख रुपए में खरीद करके नंबर 1 करने का प्रयास किया। चूंकि राजनीति में मोरल नाम का चीज अब खत्म हो गया। वो पहले की राजनीति तो है नहीं कि यहाँ किसी पर कोई इल्जाम लगा और वो आदमी त्याग पत्र दिया। नवाब मलिक ने गिरफ्तारी के बाद ईडी को 8 दिन का रिमांड मिल गया है। ईडी ने 14 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन सरकार अदालत ने उनको 8 दिन का रिमांड दिया। मुझे ध्यान नहीं है कि भारतीय राजनीति में इस तरह की बेहयाई की सूचना इसके पहले मुझे कभी प्राप्त हुई हो कि एक सरकार का मंत्री जिसने संविधान का शपथ लिया है वो गिरफ्तारी के बाद भी मंत्रिमंडल में बना हुआ है। वो क्यों बना हुआ है, उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? हाँ, आदरणीय एसके सिंह साहब को नमस्कार, कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। वो क्यों नहीं रिजाइन दिया और उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया वो मैं आगे बताऊंगा। पहले वो क्यों नहीं कर रहा है उस पर चर्चा करते हैं। असल में सवेरे से समाचारों पर आप 2-3 खबरें जोर शोर से सुन रहे हैं। ये एक फैशन बन गया है। जैसे किसी राजनीति में सक्रिय कोई राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तार होता है तो उसका पहला बयान होता है कि मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता की वजह से विपक्ष परेशान है और मुझे नाजायज दबाने का प्रयास कर रही है, पुलिस की धौंस दिखा रही है। और वो जो लोकप्रिय नेता है उसको उसके गांव में 5 आदमी भी नहीं जानता, लेकिन डायलॉग वो यही मारेगा। अब जो वाकई जिसे नवाब मलिक को तो पूरी दुनिया जानती है, जिसका दाऊद इब्राहिम से 60-60 का इल्जाम लगा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मुंबई पुलिस जाने और ईडी जाने, सीबीआई सीआईडी जाने, मैं इसको नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं, हाँ मीना व्यास पटेल जी को नमस्कार, कि उसका संबंध दाऊद इब्राहिम से पुख्ता हो चुका है। इस बात का ईडी ने सबूत दिया है, लेकिन वो चर्चा बाद में करेंगे। ये करेंगे कि जिस आदमी पर इल्जाम लग चुका है वो अब पुलिस का मेहमान है, उसने त्याग पत्र नहीं दिया। ये राजनीति की बेहयाई का पराकाष्ठा है। अब इसकी जितनी निंदा की है कम है, और हम सब लोगों को एक मुश्त होकर के इसका विरोध करना चाहिए ताकि राजनेताओं पर खत्म हो चुकी नैतिकता का थोड़ा बहुत भी मान आए। समाचारों के अनुसार जितने गैर भाजपाई राजनीतिक गुट है, जो नरेंद्र मोदी विरोधी गुट है, उन सब ने फोन करके शरद पवार साहब को अनुरोध किया है कि भाई आप त्याग पत्र ना दें,
क्योंकि हम लोग बेशरम लोग हैं और शर्म उरम वाले लोग राजनीति में त्याग पत्र जैसा चीज देते हैं। अब राजनीतिक बेशर्मी का पराकाष्ठा हो गया है, क्योंकि अब लाज शर्म नाम का चीज राजनीति के लिए अनिवार्य रिक्वायरमेंट नहीं रही है। आप त्याग पत्र न दीजिए। कानून में कहीं संविधान निर्माताओं ने ये नहीं लिखा है कि अगर आप किसी विचाराधीन कैदी हो जाएंगे तो आपको। जी मीना जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हौसला बढ़ाने के लिए आपका दिल के अंतःकरण से हार्दिक आभार। नैतिकता की जहां तक बात है, संविधान में कहीं वर्णित नहीं है कोई स्पष्ट, चूंकि हमारा संविधान एब्सोल्यूट बना नहीं है और ना ही कोई लॉ एब्सोल्यूट होता है। उसमें कहीं ना कोई लूप पॉइंट होती है, कहीं ना कोई कुछ छोड़ दिया जाता है, उसको लोग उसी का फायदा उठाते हैं। कानून में राजनीतिक अपराधी सुई के सुराख में हाथी निकाल देने की क्षमता रखते हैं। चाहे आप बेशक बिना चश्मे की मदद के उसमें धागा न डाल सके, वो हाथी निकाल देंगे। मित्रों, नवाब मलिक को राजनीतिक दल के लोगों ने अपना सहयोग समर्थन दिया है कि आप रिजाइन मत करिए। वो इसलिए किया है कि कल उनके ऊपर आएगा तो वो भी तो इसी बात का सहारा लेंगे कि महाराष्ट्र में नवाब मलिक ने इस्तीफा नहीं दिया तो मैं बिहार में क्यों दूं। क्योंकि पंजाब में मुख्यमंत्री के अपने सहयोगी के पास, चन्नी के मित्र हनी के पास से मनी बरामद हुआ तो चन्नी कहाँ त्याग पत्र दिया। ममता बनर्जी के भतीजा के पास में अकूत संपत्ति और ट्रांजैक्शन का सबूत प्राप्त हुआ, ईडी ने गिरफ्तार किया, लेकिन उसको कहाँ ममता बनर्जी ने त्याग पत्र दिया। उसका अभिषेक नहीं, कहाँ कुछ त्याग पत्र। वो भी तो राजनीतिक कार्यकर्ता है, पार्टी का वरिष्ठ महासचिव है और होने वाला अध्यक्ष। लालू प्रसाद यादव को तो कोर्ट ने जबरदस्ती कहा कि आप किसी राजनीतिक गतिविधि में नहीं लिप्त होंगे, लेकिन उनका बेटा, उनकी पत्नी, उनके और दूसरा बेटा वाला कहाँ राजनीति से त्याग दिया गया। बड़ा शर्म की बात है। हमारा बाप चारा चोरी में जेल गए हैं, मवेशियों का चारा खा जाने तक का इल्जाम लगा हुआ है, कहाँ कुछ हो रहा है। अब नवाब मलिक क्यों नहीं इस्तीफा दे रहा है, उसके 3 कारण है। असल में क्या है कि दाऊद इब्राहिम का खासम खास अकेले नवाब मलिक नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे लोग हैं जो सरकार के अंदर भी है और बाहर भी है। नवाब मलिक एक अकेला उनका खासम खास नहीं है। और नवाब मलिक को इस बात की पूरी मालूमात है कि दाऊद इब्राहिम के साथ और किन किन लोगों का संबंध मधुर है और कौन कौन लोग उसको महाराष्ट्र से भगाने में मदद की है। उस वक्त की सरकार, चाहे वो सत्ताधारी सरकार हो या विपक्ष का कदावर नेता हो जिसने राष्ट्रवाद का ऊंचा लवादा उड़ रखा है, उसने भी दाऊद इब्राहिम को भगाने में मदद की थी। क्योंकि बिना इन बड़े बड़े नेताओं के मदद से 93 बम ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम भाग नहीं पाता। अगर आज उनमें से कोई भी आदमी नवाब मलिक पर त्यागपत्र का दबाव बनाएगा तो वो मीडिया के सामने उस बात को उजागर कर देगा कि मैं तो जमीन खरीदने में विक्टिम हूं, आप तो बाकायदा उसको भगा देने के विक्टिम है। तो आप कहे राजनीति में बने रह रहे हैं। ये बात नवाब मलिक खूब बढ़िया से जानता है, इसलिए नवाब मलिक त्यागपत्र नहीं दे रहा है। अब या तो शरद पवार मोरल विक्ट्री दिखाएं, मोरल स्ट्रेंथ दिखाएं और नवाब मलिक को बर्खास्त करने का स्तुति मुख्यमंत्री से कर दें। क्योंकि नवाब मलिक एनसीपी कोटे का है और जो ये 60 गांठ की राजनीति है, ये जो कोलैबोरेशन की पॉलिटिक्स है, उसमें आपके कोटे के मंत्री का हिसाब आपको लेना है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि मुख्यमंत्री हेड होता है मंत्रिमंडल का, वो हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ स्टेट होता है, लेकिन अगर समझौते की सरकार चल रही है, कोई चुनाव में 2 राजनीतिक दलों के बीच अपना गठबंधन हुआ है, तो उसमें अगर उस गठबंधन का कोई मिनिस्टर पर किसी तरह का कोई इल्जाम आएगा तो वो गठबंधन दल के नेता के पास जाएगा कि भाई कहिए तो हम इनका रिजाइन ले लें और कहिए तो आप इनके जगह पर किसी और को दे दीजिए। ये केंद्र में भी होता रहा है और ये राज्यों में भी होता रहा है। तो नवाब मलिक का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नहीं है, नवाब मलिक का मुख्यमंत्री शरद पवार है। शरद पवार को डिसीजन लेना है कि नवाब मलिक को निकालना है या रखना है। और शरद पवार अपनी कल, आज और कल तीनों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लेंगे कि कहीं ऐसा ना हो उनके आज के निर्णय से बीता हुआ कल प्रभावित हो जाए या आने वाला कल प्रभावित हो जाए। क्योंकि वो तीनों स्थितियों में शरद पवार को स्वयं मालूम है कि वो क्या क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और क्या क्या आगे कर सकते हैं।
इसीलिए नवाब मलिक का तुरंत बर्खास्तगी की साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। और हमारी भारत की जनता है, इनमें से तो 50 आदमी कहेगा कि नवाब मलिक को गलत फंसाया गया है, 50 आदमी कहेगा कि नहीं सही फंसाया गया है। 50-50 मामला बन जाएगा। और इस पर ना तो कोई चुनाव आदमी जीतता है ना चुनाव हारता है, तो राजनेताओं को क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि हमारे देश में जातीय जहर इतनी ज्यादा बो दी गई है कि अब अपराध, भ्रष्टाचार और मोरल वीकनेस, मोरल स्ट्रेंथ नाम का कोई चीज रह ही नहीं गया है कि कहा जाएगा कि फलाना वाला नेता एकदम मोरल स्ट्रांग है या ये मोरल वीक है। ऐसा मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब ये अब विषय ही नहीं रहा। क्यों विषय नहीं रहा कि अगर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाएगी, मोरल स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, मोरल वैल्यू की बात की जाएगी, तो फिर लालू प्रसाद यादव को तो 2 दिन नहीं रहना चाहिए राजनीति में। जिन पर पशुओं का चारा चर जाने के एवज में जेल में बंद है, उनको तो जेल में से बाहर निकलते घर में बंद कर लेना चाहिए। बाहर में लोग क्या कहेंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे। हम पर अगर कोई चोरी का इल्जाम लग जाए तो मैं तो घर से बाहर ही ना निकलूं। यार लोग देखेंगे तो कहेंगे यार ये चोरवा जा रहा है। तो ये नहीं हो रहा है। यहाँ एक से एक नेताओं पर बलात्कार जैसा जुर्म साबित होता है। कई आदमी का सीडी वीडियो लीक होता है, लेकिन वो बेशर्मी से आगे घूम रहा है, कह रहा है जी क्या करे, हमारा नहीं था, वो फेस दूसरे का लगा दिया। इन सब चीजों पर अगर हम विचार करेंगे तो पाएंगे लबोलबाब ये है कि दोषी शरद पवार नहीं है, दोषी नवाब मलिक नहीं है, दोषी वो जनता है जिसने ऐसे लोगों को सर पर बैठा रखा है। अंततः बटन दबाने का काम तो आपका था। बटन तो शरद पवार ने आपका हिस्से का दबाया नहीं, आपके हिस्से का बटन तो आप स्वयं दबाए थे। तो आखिर जब बटन आप स्वयं दबाए हैं तो दोषी शरद पवार को, लालू प्रसाद यादव को, मुलायम सिंह यादव को या और किसी को कैसे ठहरा सकते हैं। शरद पवार की पार्टी के नेता लोग चुनाव मैदान में है ना, तो आपने क्यों नहीं कहा कि भाई हम आपको मतदान का आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि आपने नवाब मलिक जैसे दुर्दांत आतंकवादी के सहयोगी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया हुआ है, मंत्रिमंडल में शामिल करने का स्तुति किया हुआ है, हम आपका साथ नहीं देंगे। क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा आपने देखा है? आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को साधक में। मित्रों, मेरा ये अनुरोध है आप सबसे कि आप सब इस सब का उपाय चाहते हैं, इस सब का भला चाहते हैं, ये सब चीजें खत्म हो, तो वो शरद पवार खत्म नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह, मायावती, पी चिदम्बरम, ये लोग खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके बस की नहीं। खत्म करेंगे आप स्वयं। आप इसको खत्म करेंगे, और आप खत्म करें तो आपने तो एक से एक लोगों को खत्म कर दिया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक छोटा सा उदाहरण। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी पुराने आदमी हैं, इनको याद होगा। डॉक्टर मीना व्यास पटेल को भी शायद थोड़ा बहुत याद होगा। बाकी जो लोग हैं वो तो उनकी उम्र का मुझे अंदाज नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। आसाम के राजनीति में प्रफुल्ल कुमार मोहंता नाम का एक विद्यार्थी का उदय हुआ। वो विद्यार्थी आसाम में एक से धाकड़ लोगों को धूल चाटाता हुआ राजनीतिक विक्ट्री प्राप्त किया और आसाम का मुख्यमंत्री बना। उसका निकट सहयोगी जो छात्र आंदोलन से उसके साथ था, भृगु कुमार फुकन, वो गृह मंत्री बना। और ये 2 लड़के आसाम के सामने ध्रुव तारा की तरह से उभरे। भारत के राजनीति में तब टीवी मीडिया नहीं था, नहीं तो वही छाए रहते। लेकिन जो उस वक्त हम लोग माया अखबार, इंडिया टुडे अखबार और ये मैगजीन और ये अखबारें पढ़ते थे या समाचारों में सुनते थे, तो इन 2 लोगों के बगैर समाचार समाप्त ही नहीं होता था। आसाम एक तरफ जल रहा था और ये 2 लड़के आसाम को संभाल रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि बाद में आसाम की जनता ने इनको पहचाना, और आज स्थिति यह है कि भृगु कुमार फुकन को तो कोई नई वर्ग के लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि हु वाज भृगु कुमार फुकन, क्योंकि हु इज तो है नहीं। अभी तो पता ही नहीं है कि वो है भी नहीं। ईश्वर उसको लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे। हम तो किसी की मौत की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन राजनीति में तो वो जिंदा नहीं है। वैसे समाज में जिंदा हो, दुनिया में जिंदा हो, ईश्वर करे वो जिंदा रहे। मोहंती साहब का पता चला कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता लेकर के आसाम में 2 सीट पर चुनाव लड़े थे, वो भी हार गए। तो ये स्थिति आ गई है। देश की जनता ने उनको इस स्थिति में पहुंचा दिया है। आपको पता होगा एक खिरनार महाराष्ट्र के एमसीडी कमिश्नर आए थे, जिनकी बहन घरों में बर्तन मांजा करती थी। मैं बलिया में था तो हमारे
गांव से एक गाड़ी निकल रही थी, उस पर खैरनार लिखा हुआ था। अब तो किसी लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो खैरनार नाम का चीज है। अभी बहुत दिन नहीं हुआ जब दिल्ली का रामलीला मैदान अन्ना हजारे के नाम से भर गया था। आज अन्ना हजारे अपनी लुंगी सरियाते हुए रालेगांव सीधी में आराम फरमा रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार ने उनको सुरक्षा दे रखा है अपना नाम बचाने के लिए। राजनीति में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि जिस मुद्दा पर उन्होंने आंदोलन किया था उससे बड़ी बड़ी मुद्दा आई हुई है, लेकिन वो आंदोलन करने की सोच भी नहीं रहे। जनता की स्मृति पट से हट गया अन्ना हजारे की। कौन अन्ना हजारे? मित्रों, अगर आप ठान लेंगे तो नवाब मलिक के राजनीतिक संरक्षकों को मतदान के माध्यम से सबक सिखाएंगे। उनके किसी भी आदमी को मतदान नहीं करेंगे तो वो राजनीति में रेलेवेंट का राजनीति में बने ही नहीं रहेंगे, और राजनीति में नहीं रहेंगे तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी पुलिस को किसी तरह की कानूनी पचड़े में लगा करके गिरफ्तार करने की। वो तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। नवाब मलिक को गिरफ्तार करने में 6 घंटे की पूछताछ इसलिए रिक्वायर्ड थी कि वो महाराष्ट्र का मंत्री था। कल्पना कीजिए कि नवाब मलिक का महाराष्ट्र का मंत्री एक साधारण आदमी होता तो 5 बजे भोर में गिरफ्तारी हो गई होती उसकी। अब तक तो वो 11 बजे तक ही 8 दिन वाला रिमांड मिल जाता, शाम का 8 बजे तक इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन चूंकि नवाब मलिक के पास वोट का पावर है, मुसलमान होने का पावर है, एक बड़ा राजनीतिक दल का को ब्लैकमेल कर देने की पावर है उसके पास, इस वजह से वो लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और हमारे कानून का मखौल उड़ा रहा है। और टीवी पर उसके परिवार के लोग, उसके समर्थक आके कह रहे हैं कि ये भाजपा का चाल है। जब जब भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है, जांच एजेंसी को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है। ये एक फैशन बन गया है कहने का। अब बात आते हैं कि लोगों को ये कहने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है। 2 मिनट जब तक इस पर नहीं बोलेंगे बात एक तरफा हो जाएगा। मित्रों, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि जब मुझे पता है तो मेरे जैसा साधारण जानने वाला आदमी को पता है, तो आप सब तो महाज्ञानी है, आपको पता ही होगा। इस देश में जैसे अब इसकी गिरफ्तारी हुई है, ईडी उडी चार्जशीट लगाएगी, लेकिन इसका केस प्रारंभ होगा राज्य सरकार के स्तुति मिलने के बाद। एक वाक्य आपको बताता हूं, वो मैं नाम रख लेता हूं क्योंकि वो ओपन हो गया था। बिजली चोरी का इल्जाम राजस्थान में एक ड्राइव चला बिजली विभाग ने कि भाई जो जो लोग बिजली चोरी में पकड़े जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और सरकार उस पर पैसा वसूलेगी। उसके बाद राजस्थान सरकार ने वो सतर्कता पखवाड़ा मनाया। वो हर जगह मनाया जाता है, हम हिंदी पखवाड़ा, सतर्कता पखवाड़ा। आप सरकारी कर्मचारी लोग जो होंगे वो देखते होंगे कि एक बड़ा सा बैनर 4 बाई 4 मीटर का कपड़े का लगाया जाता है, सतर्कता पखवाड़ा फलाना दिन से फलाना दिन तक। वो एक 2-3 मिनट का कपड़ा 200-300 रुपया का प्रिंटिंग खराब होता है और आगे कुछ होता नहीं है। उस पर जो लिखा होता है नंबर की, सतर्कता के लिए कोई आदमी घूस लेते बात इसी से बात करो, वो खुद ही घूस लेने के लिए बैठा होता है। वो कोई ड्रामा है लेकिन वो करना पड़ता है कोरम पूरा करने जैसा। तो उसी सतर्कता पखवाड़े के अंतर्गत बहुत सारे अफसरों पर वहां जांच एजेंसी ने रेड डाला और वो सब के सब गिरफ्तार हुए, जेल हुई। खूब टीवी में आया कि आज ये गिरफ्तार, आज वो गिरफ्तार। कुछ दिन पहले आपने बंबई मध्य प्रदेश में भी सुना होगा कि आज यहाँ इस चपरासी के यहाँ से 200 करोड़ रुपया मिला, उस जे के यहाँ से 1000 करोड़ मिला, उसके यहाँ से 100 करोड़ और 5 किलो सोना मिला। ये आप रोज मध्य प्रदेश में और भी जगह में सुनते रहते हैं। दरोगा राम की, कौन सा दरोगा राम नाम था शायद, उत्तर प्रदेश के वो इंजीनियर का, नोएडा वाले का दरोगा राम था, ऐसा नाम भूल रहा हूं मैं, वो था जो गिरफ्तार हुआ था। उसका पता चला कि मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव सबसे उसका बढ़िया संबंध था और अरबों करोड़ों कमा लिया था। वो गिरफ्तार हुआ था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ, क्या आपको पता है? क्योंकि गिरफ्तार हुआ ये कोई बड़ा बात तो नहीं है, सजा हुई उसको। आपको राजस्थान से शुरू करते हैं। जितनी खुफिया एजेंसियों ने, इन जांच एजेंसियों ने इन बेईमान करप्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद कानून की रिक्वायरमेंट है कि अब 90 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दें। सरकार 90 दिन तक चार्जशीट फाइल करने की परमिशन ही नहीं दी और अंत में वो बरी हो गए। ये हाल हर जगह होता है और बड़ी मजे की बात है कि इसमें ना तो भाजपा की सरकार अछूती है, ना कांग्रेस की अछूती है, ना कांग्रेस की, मतलब सरकार सारी की सारी एक ही धर्रे पर काम करती है कि तुम पकड़ के लाओ, हम परमिशन ही नहीं देंगे। नवाब मलिक वाला मामला में भी यही होगा।
नवाब मलिक गिरफ्तार हुआ है। राज्य सरकार उसके विरुद्ध जांच करने की परमिशन नहीं देगी, ईडी हाथ पांव धरी रह जाएगी। 90 दिन के अंदर कोर्ट पर पेश करना मजबूरी है, हमारा संविधान में लिखा गया है। वो कोर्ट कहेगा कि सबूत का है, बोले थोड़ी देर टाइम दीजिए, बोले खत्म करो, बर्खास्त करो। जज को भी पता है कि मजबूरी में उसको बर्खास्त लिखना पड़ रहा है, लेकिन वो लिखेगा क्योंकि हमारे कानून में पट्टी बांध दी गई, अंधा बना दिया गया कि तुम कुछ नहीं दे सकते, जो मैं दिखाऊंगा वही तेरे को देखना है। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, इससे बड़ा धोखा कहीं इस देश में नहीं कि न्यायपालिका स्वतंत्र कहाँ है भाई। उसको सबूत की चाशनी जांच एजेंसियों के माध्यम से दिखाने की जरूरत है, और जांच एजेंसियां सबूत ही नहीं देंगी तो क्या देखेगा भैया? वो अंधा आदमी आंख का पट्टी हटाएगा तुम तो देखेगा। तो ये नवाब मलिक भी बरी हो जाएगा। इसके पहले कितने लोगों का मैं आपको नाम रखूं, कौन कौन लोग मध्य प्रदेश में इतने सारे पकड़े गए, क्या उनमें से एक को सजा हुई? नहीं हुई। ये क्यों होता है? तो बड़ी उदाहरण दे करके बंद करता हूं वीडियो। मित्रों, 2014 के पहले एक नाम आप बराबर सुनते होंगे कि राष्ट्रीय दमाद, जमीन घोटाला वाला दमाद। हरियाणा में जमीन कब्जा किया, राजस्थान में जमीन कब्जा किया, उत्तर प्रदेश में जमीन कब्जा किया। मैं बात कर रहा हूं आदरणीय सोनिया गांधी के दमाद रावत वाड्रा 2014 के पहले मुख्य मुद्दा था, और हर राजनीतिक दल का भाषण का शुरुआत रावत वाड्रा से और समाप्त रावत वाड्रा से। हालांकि अब रावत वाड्रा का नाम नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या आप में से किसी को पता है कि रावत वाड्रा के विरुद्ध कोई एक एफआईआर हुई? 7 साल से ऊपर नरेंद्र मोदी का सरकार केंद्र में हो गया। हरियाणा में एक टर्म खट्टर की सरकार समाप्त हो गई, दूसरा टर्म चालू हुआ है। राजस्थान में एक टर्म भाजपा की सरकार समाप्त हो गई, दूसरा टर्म कांग्रेस की सरकार चल रही है, और अब तक कोई रावत वाड्रा का एक केस उसके विरुद्ध नहीं हुआ, एक एफआईआर नहीं हुआ। अब मोरल जहां तक आता था, मोरल विलनेस और या मोरल पावर, क्या मोरल पावर इस बात की इजाजत देता है कि आप रावत वाड्रा पर पूरी परिचर्चा करें और उसको गिरफ्तार ना करें? भाई, ब्लैक मनी को विदेश से लाना है, वहां का कानून और आपका कानून में टैली नहीं होता होगा, वो सरकार आपके लिए अपना कानून क्यों सुधार करेगी? तो ये मैं मान लेता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई ब्लैक मनी हम ले आएंगे, वो नहीं ला पाए क्योंकि कई देशों से ट्रीटी नहीं हुई है, कई देशों से ट्रीटी चल रही है। हालांकि आपके जानकर के सूचना दे दूं कि ये जो विजय माल्या और मोहन चौकसी वगैरह गिरफ्तार हुए, इनसे 18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वसूल कर ली गई है, नहीं जमा कराई गई है। मतलब इन लोगों ने जमा कराए और जो उनकी संपत्ति वसूल करके रही गई है उसका भी वैल्यूएशन लग रहा है, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी सरकार। लेकिन समाचारों पर यह प्राथमिकता से नहीं दिखाया गया था। ये कोर्ट प्रोसीडिंग में आया, कोर्ट के लिखित जवाब में सरकार के वकील ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपया के करीब इन लोगों ने जमा कराया है। हालांकि जो संपत्ति कब्जा की गई, जैसे मैं उनसे किसी की कई सोने की शोरूम, हीरे की शोरूम कब्जा की गई है, वो वैल्यूएशन किया जा रहा है। विजय माल्या की भी कुछ संपत्ति जब्त की गई है, उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है, वो कितने रुपए का, वो एक अलग है। 18,000 करोड़ नगद उसने जमा किया है, ये समाचारों पर नहीं है। लेकिन क्या रावत वाड्रा पर कोई केस न डालना इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि इसमें ये दो ही बात हो सकती है? या तो रावत वाड्रा एकदम दूध का धुला ईमानदार आदमी है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा करके उसको बदनाम किया और चुनावी लाभ लिया, और जब चुनाव जीत गए तो उनके पास कोई मुद्दा तो था ही नहीं, वो कैसे करते हो? तो बेचारी ईमानदार हरिश्चंद्र आदमी है, ऋषि के तरह से। या फिर वो अकंठ बेईमान है और आप उसके बेईमानी में साझेदार हैं, ताकि तेरी चुप मेरी चुप इसलिए चाहते हैं क्योंकि लोकतंत्र में कुछ जनता का पता नहीं है, कल आपको उठाकर उनको बैठा दे। तो जो आपके पाप हैं, जो अब आप कर रहे होंगे या आप भविष्य में किए, मतलब पहले किए होंगे, वो अब उनकी सरकार ना ओपन कर दे। क्योंकि 1952 से लेकर के और आज 2022 तक हमने तो नहीं सुना है कि कोई देश का प्रधानमंत्री पर घोटाले का इल्जाम ओपन हुआ हो और वो गिरफ्तार हो गया हो। कोई कैबिनेट मंत्री, कोई चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोई चीफ सेक्रेटरी। मित्रों, अभी राहुल बजाज जी का देहांत हुआ। राहुल बजाज ने सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि इस देश का दुर्भाग्य है कि बेईमान जो बड़े लोग हैं, बड़ा नेता, बड़ा अफसर, बड़ा उद्योगपति, वो गिरफ्तार नहीं होता, पूंछ पकड़ी जाती है सिर्फ, और पूंछ से कुछ हासिल नहीं होता।
ये इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति में ऊपर सबकी सांठगांठ है। ये नवाब मलिक भी उसी का एक कड़ी है। अगर नवाब मलिक गिरफ्तार हो जाएगा और अगर वो अपने पे आ गया तो कई लोगों की गिरफ्तारी रिक्वायर्ड हो जाएगी और ये लोग कोई नहीं चाहेंगे। एजेंसियां कुछ कुछ करती रहती हैं ताकि देश में पता चले कि कानून और कानून के सिपाही कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये देशवासी ना तो कभी पूछते हैं ना उनको पूछने की इजाजत है। इसलिए कि उनको तो अभी शाम का खाना बनेगा नहीं इस बात के लिए चिंतित है, बेटी की ब्याह होगा नहीं इस बात के लिए चिंतित है, बच्चे का एडमिशन होगा नहीं इस बात के लिए चिंतित है, और कैसे होगा इस बात के लिए चिंतित है। उनको इस बात का इल्म ही कहाँ है कि नरेंद्र मोदी ने रावत वाड्रा को बेईमान कहा था तो FIR क्यों नहीं कराया, 7 साल से गद्दी पर आसीन है। ये प्रश्न जिस दिन जनता नरेंद्र मोदी से कार्यक्रम में पूछ लेगी उसी दिन ये सब लोग गिरफ्तार हो जाएगा, ये बकवासबाजी बंद हो जाएगी। लेकिन पूछेगी कैसे? मोदी जी का मंच और जनता के मंच में इतना ज्यादा दूरी होता है कि अगर वो माइक में बोले तब भी मोदी जी तक ये बात पहुंचेगा। इसीलिए इतनी दूरी की जाती है। सुरक्षा एक कारण है भी, और दूसरा ये भी कारण है कि कोई गिरवान पकड़ के पूछ ना ले। ऐसी स्थिति जिस दिन आ जाएगी कि लोग रोक रोक के पूछने लगेंगे कि भाई पिछले चुनाव में आपने कहा था कि फलाना वाली पार्टी ने बेईमानी की है, आप 6 साल 5 साल बीत गए, आपने उस पर क्या किया? सबसे मजे की बात, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का तीसरा टर्म चालू हो रहा है। शीला दीक्षित पर FIR अब तक नहीं हुआ, जिसको वो जेल भेजने के नाम पर सरकार में आया था। तो आप नवाब मलिक के नवाबी को भूलिए, उसको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। ये उर्दू की शायर है कि जो राजनीतिक दल चोर अगर शाहूकार को कहे कि चाहते रहिए हम आपका चोरी करने वाले हैं, और शाहूकार चोर को बोले कि तुम जागते रहो मेरे चोरी करने वाले हो, तो इस देश का क्या होगा? हम जैसे लोग बोल के अपना भड़ास निकाल लेंगे, लेकिन ये 10-20 लोगों को सुनने से क्या होगा? ऐसा ना हो। हम दुआ करते हैं कोई हवा तो ऐसी आएगी, कोई शख्सियत तो ऐसा आएगा जो मेरे बातों से प्रभावित होगा और मेरे विचारों का सम्मान करके झूठी तसल्ली ना देगा और झूठी वाहवाही ना लूटेगा। उस दिन के इंतजार में मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।